बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 2। इसमें क्या है कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे, वीडियो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या डिस्कस किया था। इररिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज, ऐसा डिसकंटिन्यूटी जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते, उसको हमने फर्दर किस में क्लासीफाई किया। एक तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में और दूसरा इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में। रिमूवेबल टाइप हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 3 टाइप का होता है। एक होता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, एक होता है रिमूवेबल मतलब जिसको हम जिसके डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, एक होता है हमारा मिसिंग टाइप पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और दूसरा क्या होता है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सबसे पहले इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हम किसे बोलते हैं, जिसमें या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या तो राइट हैंड लिमिट या तो दोनों क्या हो, डिफाइंड हो, मतलब दोनों डिफाइंड हो बट आपस में इक्वल ना हो, या तो ये भी हो सकता है कि दोनों डिफाइंड ना हो। ठीक है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी ये फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू डिफाइंड होगा बट उसके फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं होगा। ठीक है। इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में जो हमारा पहला डिसकंटिन्यूटी है वो है फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या था ये ऑलरेडी हमने कर लिया डिस्कस। दूसरा जो हमारा डिसकंटिन्यूटी है, ये फंक्शन जो है वो तुम देख लो, ये क्या हमारा सिग्नम फंक्शन है ना। सिग्नम फंक्शन में अगर तुम ज़ीरो को लेफ्ट से अप्रोच करोगे, ठीक है, तो लिमिट क्या होगा -1। ज़ीरो को राइट से अप्रोच करोगे तो लिमिट क्या होगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा फंक्शन का 0 पे -1, राइट हैंड लिमिट क्या होगा फंक्शन का 0 पे +1। तो फंक्शन में क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी डिफाइंड है, राइट हैंड लिमिट भी डिफाइंड है बट आपस में इक्वल नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव नहीं कर सकते कुछ भी यू करके। दूसरा जो हमारा है वही बता रहा है कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे ये माइनस है, ये वाई है, वाई का मतलब एफ एक्स, ये क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट -1, और राइट हैंड लिमिट ये प्लस है, राइट हैंड लिमिट क्या होगा +1। एक दूसरा टाइप ऑफ इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ये इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का सेकंड टाइप है। इसमें जैसे ये फंक्शन देखो और ये फंक्शन देखो, ठीक है, x-4 का कर्व कैसा होगा, x-4 का कर्व कुछ ऐसा होगा, x-4 1/x-4 का कर्व कैसा होगा, ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसे ग्राफ आएगा और ये ग्राफ ऐसे आएगा, यहाँ पे ये 0 है और ये 4 है। तो साफ साफ दिख रहा है कि 4 का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है -इन्फिनिटी, 4 का राइट हैंड लिमिट क्या है +इन्फिनिटी। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में कम से कम एक लिमिट इनफाइनाइट होगा। इस केस में दोनों लिमिट इनफाइनाइट है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 पे इनफाइनाइट है, राइट हैंड लिमिट भी 4 पर इनफाइनाइट है। तो ये क्या होता है इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि इसको हम क्या बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। क्लियर है ना ये दो बात। ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये वाला जो फंक्शन है इसका कर्व कैसा होगा, इसका कर्व ऐसा होगा, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया हमने, ये मान लो कि ये x इज इक्वल्स टू 4 पॉइंट है तो ऐसा हो जाएगा कर्व। अगेन ये 0.4 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी +इन्फिनिटी है, राइट हैंड लिमिट भी +इन्फिनिटी है, तो ये क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो गया। मतलब ये जो फंक्शन है 4 पर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस है और साथ में हम बोल सकते हैं इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस है। एक हमने सेकेंड फंक्शन ले लिया, ये देखो इस फंक्शन का अगर हम 0 पर लिमिट निकालेंगे तो वो तो इन्फिनिटी होगा। ठीक है। इसका ये मतलब है क्या कि हैज़ नो लिमिट नीदर वन साइडेड नॉट टू साइडेड एट x इज इक्वल्स टू 2 और एंड x इज इक्वल्स टू 3। ये ग्राफ है फंक्शन का, इस फंक्शन का। इसका क्या है 2 पर जब तुम लिमिट निकालोगे तो +इन्फिनिटी होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और 2 पर जब तुम राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो -इन्फिनिटी होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और 2 पर राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सेम लाइन पर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो ग्राफ कहाँ जा रहा है नीचे, तो -इन्फिनिटी, और 3 पर अगर राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो ग्राफ कहाँ जा रहा है ऊपर, तो फंक्शन का लिमिट क्या हो जाएगा +इन्फिनिटी। तो 3 पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो पहली बात कि ये इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, दूसरी बात कि ये एक इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी है। ठीक है। ln x का मॉड
एल एन एक्स का कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है ना एल एन एक्स का कर्व, ये हो गया हमारा एल एन एक्स का कर्व ऐसे करके। अब अगर मॉड ले लोगे तो कर्व, यही कर्व किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो हमारा हो गया y इज इक्वल्स टू एल एन एक्स का कर्व, y इज इक्वल्स टू एल एन एक्स का कर्व। अगर मॉड ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो नीचे है ना ये हट जाएगा और यहाँ पे ऐसे कर्व आ जाएगा ये। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, क्या हमें दिख रहा है साफ साफ, सॉरी काम करते हैं, यहाँ पे ये ऐसे बना लें, ये कर्व एल एन एक्स का अगर हमने मॉड लिया तो फिर ये वाला जो पोर्शन है हट जाएगा और कर्व कैसे आ जाएगा, कर्व ऐसे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा कर्व। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि हमारा ये जो कर्व बन रहा है ना, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम एल एन एक्स फंक्शन का 0 पर y इज इक्वल्स टू एल एन मॉड एक्स, ये वाला जो कर्व बना ना ये किसका बना है, y इज इक्वल्स टू एल एन मॉड एक्स, ठीक है। इसमें क्या है, एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 हैज़ द लिमिट्स, 0 पे लिमिट क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। सॉरी ये जो ग्राफ है ना ये हमें एल एन मॉड एक्स का कर्व नहीं है, ये है y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एल एन एक्स का कर्व है, ये इसका कर्व है। एल एन मॉड एक्स का कर्व और एल एन एक्स का कर्व सेम होगा, याद रखिएगा इस बात को। कैसे होगा, एल एन एक्स का कर्व और एल एन मॉड एक्स का कर्व, बिकॉज एल एन एक्स फंक्शन का आर्गूमेंट क्या होता है, ये हमारा 1 है, ये हमारा ओरिजिन है वाई एक्सेस एक्स एक्सेस। अगर हमने लिखा y इज इक्वल्स टू एल एन एक्स तो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि x इज़ ग्रेटर देन 0, तो अगर मॉड लगा दे तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो इस दोनों का कर्व सेम होगा। हाँ, मॉड ऑफ एल एन एक्स का जो कर्व होगा ये ऐसा हो जाएगा, अगर इस फंक्शन के कर्व की बात करें हम तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हमारा कर्व ऐसा हो जाएगा, जो निगेटिव वाला पोर्शन है ना उसको ऊपर उठा देंगे, ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एल एन मॉड एक्स या एल एन एक्स का 0 पर राइट हैंड लिमिट, अगर मैंने 0 पे बोला ना तो 0 पे सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकाल ही नहीं सकते, बिकॉज 0 के लेफ्ट में तो डोमेन ही नहीं है। तो अगर 0 को राइट से अप्रोच करेंगे तो एल एन मॉड एक्स का कर्व कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है। कंसिक्वेंटली लिमिट ऑफ एफ एक्स, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 एंड ऑल्सो द वन साइडेड लिमिट है, बिकॉज ये राइट हैंड लिमिट है, डू नॉट एग्जिस्ट। पहली बात तो ये राइट हैंड लिमिट है, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, और राइट हैंड लिमिट भी हमारा क्या है, 0 है, तो ये 0 कह रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलेंगे, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे, क्या बोला था मैंने, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड में क्या बोला था, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या तो राइट हैंड लिमिट या तो दोनों एग्जिस्ट ना करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो इस केस में ये क्या हमारा डिसकंटिन्यूअस है सेकंड काइंड का, समझ में आ रही है बात। इट इज़ नॉट ट्रू दैट द discontinuities of the second kind only arise when limit of when x is tending towards fx is equals to infinity। कहने का ये मतलब है कि ये इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है कि ये हमेशा ट्रू नहीं है कि हम बोलें कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है सेकंड काइंड का, इसका यही मतलब है कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, दोनों में से कम एक एग्जिस्ट कर जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, सॉरी, दोनों में से कम एक लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। जैसे इस केस में है, फंक्शन का 0 के लेफ्ट में तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो भी नहीं कर रहा लिमिट, क्यों, बिकॉज डोमेन नहीं है। राइट में लिमिट क्या है, राइट में लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, माइनस इन्फिनिटी है, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो फंक्शन क्या हो जाएगा,
डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा सेकेंड काइंड का। तुम ऐसे याद रखो, कोई भी एक लिमिट एग्जिस्ट ना करे। अब लिमिट एग्जिस्ट कैसे नहीं कर सकता है, या तो अगर हमने बोला कि एक्स इज इक्वल्स टू सी पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये भी तो हो सकता है कि जब हम सी को अप्रोच करें लेफ्ट हैंड साइड से तो फंक्शन का वैल्यू या तो प्लस माइनस इन्फिनिटी को जाए, तो हम बोलेंगे कि सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। या ये भी हो सकता है कि सी के लेफ्ट में फंक्शन का डोमेन ही ना हो, तो भी हम बोलेंगे सी पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सॉरी सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है। ऑक्सिलरेटरी डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब है? जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है 1/x। मैंने क्या बोला कि अगर हम x को अप्रोच करें ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड से, ऐसे बढ़े, तो जो साइन अपॉन 1/x का जो है ये यहाँ पे ऑक्सीलेट करने लगेगा, बहुत तेज़ी से ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करने लगेगा ग्राफ बिटवीन 1 एंड -1। तो फंक्शन अगर हम x को अप्रोच करें ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शन का जो y वैल्यू है वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच नहीं कर रहा है। तो क्या होगा? क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज फंक्शन क्या है? ऑक्सीलेट कर रहा है बिटवीन -1 एंड 1। तो ज़ीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी डिफाइन नहीं होगा, ज़ीरो पर राइट हैंड लिमिट भी डिफाइन नहीं होगा। देयर इज़ नो लिमिट व्हेन x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, since the value of the function sin 1/x do not approaches a certain number but repeat an infinite number of times within the interval -1 to 1 as x is approaching towards 0। x 0 को अप्रोच करे या तो लेफ्ट हैंड साइड से करे या तो राइट हैंड साइड से करे, दोनों में एक ही बात है। अब बच्चे कुछ रिमार्क है, रिमार्क देख लो क्या है, छोटी छोटी बात है, इसको देख लेते हैं। पहला रिमार्क में क्या है? इन केस ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी the non-negative difference between the value of left hand limit and right hand limit is called the jump of discontinuity। ठीक है, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात आ रही है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या बोलता है कि डिसकंटिन्यूटी का जंप निकालो, तो डिसकंटिन्यूटी का जंप निकालो, इसका क्या मतलब है? तुम इसको ऐसे देखो, ग्राफ से देखो। अगर मान लो हमने एक ऐसे फंक्शन का ग्राफ बनाया, ठीक है, ऐसे करके हमने फंक्शन का ग्राफ बना लिया, ऐसे करके मान लो कि ये फंक्शन का हमारा कर्व बन गया। ये जो पॉइंट है ये है हमारा सी पॉइंट, ये वैल्यू है हमारा एल, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये है एम। अब ये बताओ कि अगर मैं सी को अप्रोच करूँ लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शन का वैल्यू कहाँ जाएगा? एल की ओर। और अगर मैं सी को अप्रोच करूँ राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन का वैल्यू कहाँ जाएगा? एम की ओर। तो सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? एल, और राइट हैंड लिमिट क्या होगा? एम। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बीच में जो गैप बना ना, उसी गैप को हम जंप बोलते हैं। यही हमारा जंप हो गया, यही जंप हो गया। और जंप को हम मेज़र कैसे करते हैं? एब्सलूट, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का डिफरेंस ले लेंगे, उसका एब्सलूट वैल्यू ले लेंगे। मतलब कि जो हमारा जंप होगा वो क्या होगा? हमारा जो जंप होगा वो होगा एब्सलूट वैल्यू ऑफ लिमिट, इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस राइट हैंड लिमिट, इसका जो एब्सलूट वैल्यू होगा, या तो राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो या लेफ्ट माइनस राइट ले लो, मॉड है तो एल माइनस एम। ये हमारा जंप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब फिर एक सवाल यहाँ पे उठता है कि जंप फाइनाइट कब आएगा? जंप जो है ना, ये जो जंप का वैल्यू है ये फाइनाइट कब होगा? जब हमारा किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइनाइट हो एज वेल एज राइट हैंड लिमिट भी फाइनाइट हो, तभी जंप फाइनाइट आएगा। अदरवाइज जंप का वैल्यू भी इन्फानाइट हो जाएगा। जंप का वैल्यू इन्फानाइट कैसे हो सकता है उसको भी एक ग्राफ से समझ लो। मान लो कि हमारे पास ऐसा कुछ कर्व है, इसका वैल्यू हमारे पास ऐसा कुछ कर्व है, हमने बोला कि ये हमारा पॉइंट हो गया ऐसे करके, ये हमारा ऐसा कर्व बन रहा है। इस पॉइंट को हमने एल बोल दिया, इस पॉइंट को हमने मान लो सी बोल दिया। अब तुम बताओ सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या फंक्शन का? सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट तो एल है, और सी पर राइट हैंड लिमिट क्या फंक्शन का? वो तो माइनस इन्फिनिटी है। तो अब माइनस इन्फिनिटी माइनस एल, ये क्या नंबर होगा? बहुत छोटा नंबर होगा। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव आएगा,
तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, जंप इनफाइनाइट जंप हो जाएगा, इनफाइनाइट जंप हो जाएगा। ठीक है, यही जंप के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए फंक्शन हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ जंप in a given interval is called a piecewise continuous sectionally wise continuous function in this interval। इसका क्या मतलब है, अगर बोल रहा है कि जैसे तुम ये देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हो, अगर तुमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होता है, यहाँ से यहाँ ये ही होता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये होल है। अब तुम देखो, अगर मान लो ये हमारा पॉइंट क्या है -1, ये पॉइंट क्या है 1, ये पॉइंट क्या है हमारा 2, ये पॉइंट है हमारा 3। एक हमने इंटरवल ले लिया, कहाँ से कहाँ तक ले लिया, चलो -1 से 3 के बीच में ले लिया। तो ये हमारा सबसे पहले क्या है, किसका फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो इसमें क्या है, 1 से 3 के बीच में, -1 से 3 के बीच में फंक्शन ने कितनी बार जंप किया, -1 से 3 के बीच में। एक तो फंक्शन 0 पर जंप कर गया, एक तो फंक्शन 1 पर जंप कर गया, एक तो फंक्शन 2 पर जंप कर गया। तो 1 से अगर 3 सॉरी -1 से 3 के बीच में हम बात करें तो फंक्शन 3 बार जंप किया, 0 पर जंप किया, 1 पर जंप किया, 3 पर जंप किया। तो फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जंप किया ना। तो जब भी तुम ऐसे लोगे ना, मतलब पीस वाइज फंक्शन लोगे, ठीक है, और उस पीस वाइज फंक्शन में तुमने अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया किसी इंटरवल में, तो फंक्शन हमेशा क्या होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ही जंप करेगा। यही बात बोल रहे हैं यहाँ पे। ए फंक्शन हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ जंप्स, अगर किसी फंक्शन का फाइनाइट नंबर ऑफ जंप हो इन अ गिवन इंटरवल आई इज कॉल्ड अ पीस वाइज कंटिन्यूस और सेक्शनली कंटिन्यूस फंक्शन। अगर किसी फंक्शन का फाइनाइट नंबर ऑफ जंप हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंटरवल में इनफाइनाइट जंप हो, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस केस में फाइनाइट ही जंप है ना, 3 ही बार तो जंप किया है ना इस केस में, 0 पे, 1 पर और 2 पे। अगर हमने एक इंटरवल ले लिया फ्रॉम -1 to 3, तो फंक्शन ने कितनी बार जंप किया, 3 बार जंप किया। तो अगर हम लोग सॉरी पीस वाइज फंक्शन कब बोलते हैं, अगर हम लोग पीस वाइज फंक्शन तभी बोलेंगे कि अगर हमने फंक्शन के गिवन इंटरवल में फंक्शन अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम जंप करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो बोर्ड वाला पॉइंट है। जितने भी दुनिया के पॉलिनोमियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, सब कंटिन्यूस फंक्शन है। तीसरा पॉइंट क्या बोला है, पॉइंट फंक्शन आर ट्रीटेड एज डिसकंटिन्यूस। अगर कोई फंक्शन है जिसके डोमेन में सिर्फ एक ही पॉइंट है, अगर ऐसा कोई फंक्शन है जिसके डोमेन में सिर्फ एक पॉइंट है, तो उस फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूस बोलेंगे। जैसे ये जो फंक्शन गिवन है ना, इस फंक्शन में सिर्फ एक ही पॉइंट है, x इज इक्वल्स टू 1, डोमेन सिर्फ 1 के लिए डिफाइंड है, बाकी किसी के लिए डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है इसके डोमेन में एक पॉइंट है और उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस भी है। तो तुम्हें याद रखना है कि अगर किसी भी फंक्शन के डोमेन में एक पॉइंट है तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। बच्चे फोर्थ पॉइंट पर आ जाओ। फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखो, और ये तो बोर्ड वाला पॉइंट है। अगर कोई फंक्शन है, सुनना ध्यान से, ये बोर्ड में एनसीईआरटी वाला पॉइंट है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो x इज इक्वल्स टू सी पर कंटिन्यूस है, ठीक है, x इज इक्वल्स टू सी पर f फंक्शन कंटिन्यूस है, g इज अ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू f ऑफ c। फंक्शन क्या है, c पर कंटिन्यूस है, f फंक्शन जो है वो c पर कंटिन्यूस है, और जो g फंक्शन है, g फंक्शन वो f ऑफ c पर कंटिन्यूस है। तो जो हमारे पास जो होगा ना एफ सर्कल जी, एफ सर्कल जी फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, फिर सी पर कंटिन्यूस हो जाएगा। मतलब एफ सर्कल जी